जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के महाजनपद काल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। और मैं ये भी बताया था कि आप महाजनपद से रिलेटेड जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपको टेस्ट देने में मज़ा आए और फोकस बढ़े। कुछ ऐसा वीक पॉइंट भी होता है या फिर आप पढ़ते समय ध्यान नहीं दिए होंगे, वो भी जब टेस्ट देने से आपको रिकॉल हो जाता है, ध्यान में आ जाता है। तो इसलिए मैं ये बोला था कि आप पहले से पढ़ लेंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं कुछ बेसिक टॉपिक को आपको एक बार समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप दूसरी बार जब आप पढ़ें तो आपको और क्लियर और अच्छे से समझ में आए और पढ़ने में मज़ा भी आए। तो चलिए देखते हैं। महाजनपद को समझने के लिए हम एक काल पीछे जाएंगे। महाजनपद से पहले वैदिक काल आता है। वैदिक काल में दो भाग है, एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जिसका सन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो जब ऋग्वैदिक काल था यानी कि वैदिक काल के ही शुरुआत में आर्य आए, उनका ऋग्वैदिक काल से ही उनका आगमन हुआ। उस समय वे सिंपल और साधारण से ज़िंदगी जीते थे। वे ग्रामीण थे और कबीलाई जीवन यापन करते थे। उनका प्राथमिक कार्य था पशुपालन, द्वितीय कार्य था कृषि। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में उनका मेन परिवर्तन हुआ। उत्तर वैदिक काल जब आया तब उनको लोहे की जानकारी मिल गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है उत्तर वैदिक काल का कि उनको लोहे की जानकारी मिल गई। अब लोहा तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको भी धीरे धीरे ये पता चलने लग गया। लोहे से कई सारे प्रौद्योगिकी का विकास होने लग गया। लोहे का ये लोग बहुत से यूज करने लग गए। जैसे कि अभी ये लोग अब पहले लकड़ी का हल बनाते थे, अब ये लोग लोहे से बनाने लग गए। इसी प्रकार से और भी जितने भी इनके औजार थे और भी बहुत से ऐसे चीज़ें जो लोहे से बन जाते हैं वे सब वो लोग बनाने लग गए। और इन सब चीज़ों से इनका व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छे से बढ़ने लग गया। और जब इस तरीके से इनका व्यापार और बेहतर सुविधाएं मिलने लग गई, तब ये उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, पहले क्या रहते थे, छोटे छोटे गांव में इनका एक ग्रामीण होता था, कबीलाई जीवन जीते थे। लेकिन और ये जो ग्रामीण थे, ग्रामीण जो एक गांव था, उस समय उसी को जनपद कहते थे। जब गांव के लोग वाणिज्य व्यापार में आगे बढ़ने लग गए तब वो सोचे कि अब अपना साम्राज्य भी बढ़ाना चाहिए। तो जो जनपद के लोग थे वे और भी कई जनपद को जीतने लग गए और अपना साम्राज्य बढ़ाने लग गए। इसी प्रकार से जब एक जनपद कई जनपद को एक साथ मिला लेता था तब वो लोग उसको महाजनपद बोलने लग गए। और इसी समय से फिर हमारा एक नया टॉपिक तैयार हुआ कि महाजनपद काल। तो आपको एकदम सिंपल सा ये चीज़ समझ में आ गया कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। उस समय वे साधारण जीवन यापन करते थे, पशुपालन और कृषि करते थे। उत्तर वैदिक काल में उनको लोहे की जानकारी हो गई। इस प्रकार से लोहे का उपयोग करके वे अपने व्यापार और वाणिज्य को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने लग गए, समझदार होने लग गए। फिर वे सोचे कि हमारे जो साम्राज्य को वो बढ़ाना चाहिए। तो कई ऐसे जनपद थे जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और अपना साम्राज्य को बहुत बड़ा कर लिया। इस प्रकार जनपद अब महाजनपद में परिवर्तित होने लगे। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि महाजनपद कैसे बना।
अब महाजनपद के अंतर्गत कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। हम लोग को पता है कि 16 महाजनपद थे, उसमें से कुछ कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन सबको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि पहला महाजनपद था कौशल। एग्ज़ाम में अक्सर ये आता है कि कौशल की राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है कि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। उसी प्रकार से महाजनपद मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या गृहब्रज थी। उस समय ये कहाँ था? दक्षिणी बिहार में। कुछ कुछ ऐसे हैं, सभी महाजनपद को मैं नहीं बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं और एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे जाते हैं वही महाजनपद को मैं बता रहा हूँ, उनकी राजधानी आपको याद रखना है। तो अब है वज्जी महाजनपद, तो इसकी राजधानी आपको याद रखना है वैशाली थी, जो कि उत्तर बिहार में था उस समय। फिर है मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशीनगर। इसी प्रकार से अस्मक महाजनपद, इसकी राजधानी थी पोतना या पोटली। और इसका एक खास बात यह है कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, तो आपको ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद से अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी थी उत्तरी उज्जैनी या दक्षिणी महिष्मती। और लास्ट है गांधार, ये गांधार लिखा हुआ है, गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये अभी पाकिस्तान में है, पहले अपना था ये। तो इस तरीके से आपको कितने महाजनपद को याद रखना है? कौशल महाजनपद, मगध महाजनपद, वज्जी, मल्ल, अस्मक, अवंती और गांधार महाजनपद, इतने का आपको राजधानी याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और एक दो टॉपिक हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि महाजनपद की जितने भी महाजनपद थे 16 महाजनपद थे, ये हमको पता है। इन 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत अंगुत्तर निकाय है, जो बौद्ध ग्रंथ का ही एक बौद्ध से संबंधित ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, इसमें मिलता है। और दूसरा जैन ग्रंथ में है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथ से हमको महाजनपद की जानकारी मिलती है। और एक ये भी टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय ये विश्व का सबसे प्राचीनतम विद्यालयों में से एक है। तो इसका जो स्थापना हुआ ये भी इसी समय हुआ था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको एक छोटा सा टॉपिक याद रखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या आपको ये बेसिक टॉपिक समझ में आ गया? मैं समझा पाया आपको? तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया। और अगर सच में मैं अच्छा समझा पाया हूँ तो अगला जितना भी टेस्ट लूँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही छोटा छोटा जो टॉपिक है, बेसिक जो टॉपिक है, उसको मैं क्लियर कर दूँ, उसके बाद से मैं टेस्ट लूँ। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उदयन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक
नगर की स्थापना की? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी घनानंद, डी अशोक। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है बी उदयन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए फारस में, बी मैसिडोनिया में, सी बेबीलोन में, डी तक्षशिला में। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है सी बेबीलोन में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु भी बोलते हैं, पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए रावी के, बी झेलम के, सी सतलज के, डी चेनाब। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका सही आंसर है झेलम। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश, डी कण्व वंश। क्या हो सकता है इसका आंसर? नीचे कमेंट कर दीजिए और फिर उसके बाद चेक कीजिए आप सही आंसर दिए हैं या नहीं। इसका सही आंसर है ए। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है बी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसको मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी बुंदेलखंड, खंडर हो गया है, बी बुंदेलखंड, सी राजस्थान, डी रुहेलखंड। इसका आंसर है राजस्थान में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? ए तीस्ता, बी झेलम, सी तुंगभद्रा, डी भरतपुझा। क्या हो सकता है इसका आंसर? बी झेलम। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह या गिरिब्रज भी इसी को कहते थे, डी चंपा। इसका सही आंसर है सी राजगृह। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ए मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश, डी गुप्त वंश। क्या हो सकता है इसका आंसर? हर्यक वंश, बी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ए बिंबिसार, बी चंड प्रद्योत,
सी प्रसेनजीत, डी उदयन। क्या हो सकता है इसका आंसर? ए नंबर बिंबसार। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उज्जैन का प्राचीन नाम था ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी राजगृह, डी चंपा। क्या होगा? ए अवंतिका इसका सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है ए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। इसका सही आंसर है ए ईरानियों द्वारा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, डी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। इसका सही आंसर है सी उदयन द्वारा। 17वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी कनिष्क द्वारा। कनिष्क द्वारा हो गया, ये केवल कनिष्क है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है घनानंद। अगला चैप्टर आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 2 संविधान सभा। तो आप इस टॉपिक को भी इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप टेस्ट देंगे, फिर आप पढ़ेंगे तो और आपका फोकस बढ़ेगा। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा फोकस बढ़ता है, उससे ज़्यादा याद रहता है। कोई ऐसा टॉपिक जो हम भूल जा रहते हैं वो रिकॉल हो जाता है। तो लगातार आप लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।